जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन। दोस्तों, एन इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। एनालिटिकल स्टडीज का मतलब ये होता है कि हम सिचुएशन के फैक्चुअल पार्ट पर ध्यान कम और फैक्ट्स जो पीछे से हो चुके हैं उन सबको इकट्ठा करते हुए एनालाइज करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। इसी वजह से इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज है। मैं हरिमोहन आज आपको एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं कि इट्स अ फाइनल बैटल टू एंड खालिस्तान। खालिस्तान को हराने की आखिरी ये लड़ाई है। तो अब सवाल ये है, ये आखिरी लड़ाई किस हिसाब से है? देखो, 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान बन गया, वो तो जो बना उसका तो, और पहले दिन जब पाकिस्तान बना तभी स्कॉलर्स ने कहना शुरू कर दिया था कि अगर ये लड़ाई ये 5 साल पे ये देश 25 साल भी चल जाए तो गनीमत रहेगी। तो 25 साल से पैसे पहले 24वें साल पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में प्रिडिक्शन ये था कि अगर हिंदुस्तान एक ऐसे लेवल पर पहुंचा, एक ऐसी ताकतवर बनने, मतलब अगर ये ज्यादा दिन सर्वाइव कर गया तो गारंटी की बात है कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनकर उभरेगा और उस टाइम की जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स है उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनकर उभरेगा। ये परसेप्शन जो थी, इसी परसेप्शन ने दुनिया के अलग अलग सुपर पावर्स, और अलग अलग तो खैर क्या, उस टाइम पर दो थी, या तो यूएसएसआर या फिर यूएसएसआर, लेकिन रियल जो डंडा था उस टाइम का, जो आज भी है, वो है अमेरिका। अमेरिका वाले या यूरोपियन ब्लॉक की जो सबसे बड़ी खास बात थी वो ये मानता था कि अगर अमेरिका इंडिया ज्यादा दिन सर्वाइव कर गया तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि इंडिया आने वाले टाइम में सुपर पावर बनकर उभरे। इसीलिए कोशिश करो कि या तो इंडिया को अपने पीछे लाकर खड़ा कर लो या फिर इंडिया को ग्रो मत करने दो। ये इनकी स्ट्रेटेजी रही। अब उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या था दोस्तों? उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्लियर वर्ड्स में यह था कि इंडिया के रास्ते में हर जगह पर रोड़े अटकाएगी, लेकिन इंडिया, आजाद भारत की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो पोस्चरिंग थी, वो एक सुपर पावर वाली थी। वैसे हो सकता है आप जवाहरलाल नेहरू के मामले में मुझे ये कहे कि जवाहरलाल नेहरू की आप बड़ाई कैसे कर सकते? देखो भैया, मैं बार बार कहता हूं, पॉलिटिकल माइंडसेट से सोचना बंद करो और कम से कम थ्योरेटिकल या यूं कहे स्कॉलरिस्टिक माइंडसेट से सोचोगे तो जवाहरलाल नेहरू ने की जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो पॉलिसी थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो पॉलिसी थी, वो गजब थी। वो इंडिया की पोस्चरिंग थी सुपर पावर की फॉर्म में। दोबारा कह रहा हूं, वो इंडिया की पोस्चरिंग थी कि भले ही हम आज सुपर पावर नहीं है, लेकिन किसी सुपर पावर के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। हमारा अपना आइडिया है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और हमारे अपने डिसीजंस होंगे। 1962 इंडिया की जीवन का टर्निंग पॉइंट किस तरीके से कि भाई असलियत में जो राइजिंग इंडिया था, जो ग्रोइंग इंडिया था, चाहे जैसे भी ग्रो कर रहा था, लेकिन ग्रोइंग इंडिया था, 1962 वॉर में इंडिया की बुरी तरह हार हुई। और इंडिया की बुरी तरह हार होने का सीधा सीधा मतलब यह था कि दुनिया के नजर में इंडिया की जो इमेज थी वो धूमिल हुई, और लिटरली धूमिल हुई। उसका असर क्या हुआ? उस धूमिल इमेज का असर यह हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिका और दूसरे देशों ने एक तरीके से मखौल उड़ाना शुरू किया। 1965 वार, पाकिस्तान ने नए पैटर्न टैंक से लेकर वो हवाई जहाज वगैरह लेके आया और इंडिया पर यह सोचते हुए हमला किया कि चाइना से तो पिट चुका है, मैं भी धो दूंगा। ये वो दौर था 1960s का, जब दुनिया इंडिया के बारे में कभी हिंदू ग्रोथ रेट कह रही है, कभी इंडिया के बारे में बर्बाद कह रही है, कभी डिसइंटीग्रेशन कह रही है। रही सभी कसर जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद पूरी हो गई। उसके बाद दूसरे जो लाल बहादुर शास्त्री को मारना, भाई हत्या दी, साफ सी बात है। और उसके बाद जिस तरीके से होमी जहांगीर बाबा को मारना, हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉल करना, रोकना और हर मामले में कंफ्यूज किए रखना, और CIA इंडिया का एक बैटल ग्राउंड मतलब CIA जो है इंडिया का एक इस तरीके का प्ले ग्राउंड बन चुका था कि किसी भी इवेंट को अगर ट्रेनिंग देनी होती थी तो इंडिया के अंदर भेज दिया जाता था। हालात बहुत खराब थे। यकीन मानो इंडिया कभी भी ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या यूं कहें कि इंडिया वाज इन डीमोरलाइज्ड स्टेट। लेकिन 1971 वो दौर है, ये याद रखिए, 1971 वो दौर था, जब वो ईयर था जब इंडिया ने दोबारा से क्लेम किया कि वी आर अ सुपर पावर। ये समझिए, 1971 वो दौर था जब ये कहा गया कि इंडिया एक सुपर पावर है और इंडिया की मर्जी के बिना साउथ एशिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता।
इंडिया की मर्जी के बिना साउथ एशिया के अंदर जिस तरीके से सिचुएशंस हैं, उस तरीके से बहुत बुरे दौर से, मतलब बहुत हालात खराब रहेंगे इंडिया के। इंडिया ताकतवर रहेगा और इंडिया के बिना तुम यहां कुछ नहीं कर सकते थे। 1971 की उस सिचुएशन ने अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को डरा दिया था। मैं सच बता रहा हूं, डरा दिया। उसके पीछे का लॉजिक ये था, उसके पीछे का रीजन ये कि जो इंडिया अभी इस सिचुएशन में तुमसे नहीं दब रहा, जिस टाइम इंडिया के पास पावर होगी तब क्या होगा, वहां से इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र होने शुरू हुए और इस तरीके के मैप्स के ऊपर डिस्कशंस होने शुरू हो गए कि हाउ टू डिवाइड इंडिया, या यूं कहें हाउ टू ब्रेक इंडिया इनटू बिट्स एंड पीसेस। इंडिया को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटा जाए। हालांकि इसमें तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, ये तो बाद का मैप बना रखा होगा किसी ने, लेकिन सोचकर देखिए, अगर मैं इसे आपको इंडिया के इस मैप पे उठाकर देखें तो हमारे को साफ नजर आएगा दोस्तों कि जिस तरीके से दुनिया जो है वो इंडिया को, जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से परेशान करने के तौर पर तुली हुई थी, या यूं कहे इंडिया को अपना दुश्मन मान चुकी थी, खासकर यूरोप। तो सबसे पहले सोचिए, ये वाला एक पार्ट इंडिया का डिवाइड करने का अलग सेक्शन बनाया गया और यहां पर आपके इंडिया, हमारे इंडिया के लिए इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो खड़े कर दिए गए। यहां हम अगर देखते हैं यूपी, पूर्वी यूपी से लेकर हैदराबाद, कर्नाटक वगैरह से लेकर तमिलनाडु के कई हिस्सों तक और बांग्लादेश तक, ये पूरा जो इलाका है ये नक्सलिज्म के अंदर इसको उलझा दिया गया। यहाँ तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जानबूझकर तमिल इशू को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया गया, तमिल इशू को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया गया। यहां हम देखें गुजरात से लेकर राजस्थान वाले इलाके तक, तो यहां आपको दिखाई देगा ये पूरा कर्नाटका के अंदर से लेकर सारा। अच्छा, यहां ये इलाका जो है, यहां पर हमें कॉम्युनल टेंशंस दिखाई देंगी। मजे की बात, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं अगर ऐसा ही कुछ मामला था तो केरला के अंदर ऐसा कॉम्युनल टेंशंस उस टाइम पर क्यों नहीं हुई। तो भैया सोच कर देखो, केरला की माइग्रेंट पॉपुलेशन ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत वगैरह जितने भी हैं, गल्फ कंट्री की इकोनॉमी की पाइवट थी। गल्फ देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी धुरी ये हमारे केरल से गए हुए लोग ही थे। अब केरल से गए हुए लोग थे, अगर केरल में किसी भी तरीके का इंसर्जेंसी होता है, केरल के अंदर किसी भी तरीके का रेडिकलाइजेशन होता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि इन गल्फ कंट्रीज के अंदर रेडिकलाइजेशन होना, और गल्फ कंट्रीज में रेडिकलाइजेशन होने का मतलब है पूरी दुनिया की जो ऑयल इकोनॉमी है वो धराशायी हो जाना। इसी वजह से केरल के अंदर रेडिकल इस्लाम को प्रमोट नहीं किया गया, रेडिकल इस्लाम को केरल में सपोर्ट नहीं किया गया। उसके बाद यहां हम अगर आप देखें, मैं आप बाकी उस चीज पे नहीं जा रहा, यहां अगर आप देखें तो यहां खुले तौर पर सेपरेटिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया। सेपरेटिज्म को यहां पर पूरे तरीके से प्रमोट करना शुरू किया। पाकिस्तान और खालिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब, कश्मीर और पंजाब के अंदर अब यहीं से कलेश शुरू हुआ। और यहां उस पॉलिसी को अगर आप उठाकर देखेंगे तो सोचिए, सबसे पहले क्या पंजाब, सबसे पहले क्या पंजाब, पंजाब से अगर अगला लेवल देखें तो पंजाब से, पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी कौन फैला रहा है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पीछे जो है वो यूरोपियन सुपर पावर्स, या यूं कहें यूरोपियन अमेरिकन पावर्स बैठी हुई हैं। और ये अमेरिकन पावर्स या यूरोपियन पावर्स कौन है, ये अमेरिकन और यूरोपियन पावर्स वो हैं
जो इंडिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं मतलब वो पावर्स इंडिया को कभी भी ताकतवर नहीं बनने देना चाहते और पाकिस्तान की मदद से पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। अब अगर हम इसी फॉर्मेट को देखें खालिस्तान मूवमेंट को, तो भिंडरवाला की ये जो तस्वीर है ये आपको साफ तौर पर नजर आएगी कि भिंडरवाला आर्म्ड मिलिशिया बनाकर खड़ा हो जाता है और रिलीजियस मैनर के अंदर या धर्म के नाम पर आप देखिए जिस तरीके से अपने आप को आगे प्रमोट करता है, ये जबरदस्त थ्रेट बन चुका था इंडिया के लिए। हालांकि उसमें कश्मीर के मामले में कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन खालिस्तान मामले को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि इंडिया मजबूर हो गया एक मिलिट्री ऑपरेशन करने में के लिए। ये हमारी सेनाएं और ये बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर जिस तरीके से मारकाट मची उसकी तस्वीर देखो। अब वहां से देखो, वैसे तो लॉजिकली ये है कि सेना, अब इमोशनल पार्ट क्या है कि सेना हथियार लेके अंदर क्यों गई। अब जाहिलो, सेना हथियार लेके तो बाद में अंदर गई, पहले तो सेना के हथियार, सेना के ऊपर हमले किए गए। अगर अंदर से गोलियां नहीं चलती तो सेना कैसे उस चीज को शांत रखती। ये तो आपकी जब सरकार, आप किसी भी मामले में अगर देख लोगे तो पाकिस्तान ने लाल मस्जिद में गोलियां क्यों चलाई बे? पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है, स्टेट के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, इतनी सी बात हर किसी को समझ लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है और खासकर ये खालिस्तानी कुत्ते जो हैं, ये बहुत इमोशनल वे में, बहुत मतलब इस चीज को इमोशनल करते हैं बड़ी तरीके से, बहुत ही शातिर तरीके से वो इस चीज को तो छिपा जाते हैं, शातिर तरीके से इस चीज को तो छिपा जाते हैं कि वे भिंडरवाला वगैरह इतने भारी भारी हथियार लेके घूम रहे हैं, ये गन मशीन से लेकर सारे हथियार लेके घूम रहे हैं। सोचकर देखो, मशीन गने वगैरह सेना ले रही तो क्या हुआ बे? पहले इन्होंने गोलियां चलाई फिर सेना ने चलाई। मेन है दीज खालिस्तानीज आर इमोशनल फूल्स। इन्हें पाकिस्तान जो है वो इमोशनल फूल बनाए जा रहा है और बार बार इमोशनल फूल बनाकर, अच्छा इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है? यूरोप में बैठे हुए अमेरिकन या यूरोप और अमेरिकन पावर्स। यूरोप और अमेरिकन पावर्स भी पैसे नहीं दे रही, वो सिर्फ वहां पर आइडिया दे रही है। किनको? वो सिर्फ आइडिया प्रोवाइड कर रही है। फाइनेंस तो, फंडिंग जो है वो तो फंड रेजिंग से होता है, यानी आम खालिस्तानी जो वहां खड़ा हुआ होता है, आम इंडिविजुअल जो है उसे अलग अलग लेवल्स पे उसे पैसे इकट्ठे दान के नाम पर किए जाते हैं। वो फंडिंग, वो सब चीजें कहां पहुंची? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने वो पैसा पहुंचाया पंजाब। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर पहुंच गया। नतीजा क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और इंडिया को मजबूरी में सही कहीं ना कहीं एक धर्म स्थल के ऊपर सेना उतारनी पड़ी, जो कि इंडिया को पता था कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग था। ये असलियत में फर्स्ट फेज ऑफ खालिस्तान वॉर था, यानी वॉर अगेंस्ट इंडिया जो खालिस्तान को प्रोवोक करके किया जा रहा था, वो फर्स्ट फेज था, पहला चरण था। वहां जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया और सिखों या यूं कहे खालिस्तानियों की, सिखों की भी, सिख आर वेरी लॉयल, सिख आर वेरी पैट्रियट टू देयर कंट्री। इंडिया के लिए बहुत पैट्रियट है और ये सिख ना होते तो शायद मैं भी किसी मतलब औरंगजेब के दबाव में मेरा नाम भी कोई जान मोहम्मद टाइप में होता और पता नहीं क्या। थैंक्स टू सिख कम्युनिटी। लेकिन वो इडियट्स है खालिस्तानी। खालिस्तानीज आर नॉट सिख। थैंक यू जिसने प्लेकार्ड बनाया कि खालिस्तानीज आर नॉट सिख। ये बहुत अच्छा प्लेकार्ड था, ये जो भी लिखा गया बहुत अच्छा था कि खालिस्तानीज आर नॉट सिख। ठीक है, अब ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से क्या हुआ कि अब अमृतसर के अंदर या पंजाब के अंदर जो इंसर्जेंसी अभी तक सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारा के अंदर मौजूद थी, वो इंसर्जेंसी अब सीधे तौर पर ट्रांसफर हो गई। यहां गुरुद्वारा से होल पंजाब स्टार्ट बर्निंग। होल पंजाब स्टार्टेड बर्निंग। पूरा पंजाब जो था वो अब जलने लग गया। होल पंजाब स्टार्टेड बर्निंग।
पूरा पंजाब जो था वो जलने लग गया। और क्योंकि पूरा पंजाब अब जल रहा था, क्योंकि अब पूरा पंजाब जल रहा था, तो यहां से ये सेकंड फेज ऑफ वॉर शुरू होता है, जिसके अंदर पूरी कोशिश की जाती है कि सरकार को कैसे भी करके मजबूर किया जाए लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज करने के लिए। अब आप सोचकर देखो, लोगों के ऊपर सरकार एट्रोसिटीज यानी दबाव बना रही है, पुलिस की मजबूरी है, क्योंकि आतंकवादी जो होता है वो लोगों के, आम जनता के बीच में छिपा हुआ होता है, और आपके पास ऐसे बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, आपके पास ऐसे बहुत कम ऑप्शंस होते हैं जब आप इन खालिस्तानी ऐसे किसी आतंकवादी को पहली नजर में पकड़ ले जाएं, और ये आतंकवादी यहां तक कि अपने घर वालों तक को नहीं बता रहे होते कि वे किस चीज में इन्वॉल्व है, और घर वालों को तो लगता है कि मेरा बेटा बहुत शरीफ है, और पता लगा वही बेटा 4 बम ब्लास्ट कर चुका है और 2000 से ज्यादा जान ले चुका है। लेकिन पूरा गांव तो उसको शरीफ मानता है, इसलिए अगर वो लड़का जो बहुत ज्यादा आतंकवाद कर फैला चुका है, वो अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा जाता है, तो गांव वालों और घर वालों को लगता है कि मेरा बेटा शरीफ था, वो निर्दोष मारा गया, सरकार हत्यारी है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। मणिपुर के अंदर काफी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं भी मानता हूं कि मणिपुर के अंदर मुझे थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए कि उसमें चाइनीज एंगल का एक आधा प्रूफ हो, तो शायद मैं उस चीज को आगे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें जियोपॉलिटिकल बू आ रही है। मामला कुछ और था, लेकिन उसे जियोपॉलिटिकल बना दिया गया है। जियोपॉलिटिकल की बू आ रही है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन फिर किसी वीडियो में करूंगा। लेकिन हो गया यहां पर, अब यहां से यानी पंजाब, और यहां वो एट्रोसिटीज ने पंजाब को तो जलाया, पंजाब स्टार्टिंग बर्निंग, और दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स इशू के मामले में इंडिया को बदनाम किया गया। ह्यूमन राइट्स इश्यूज के मामले में इंडिया को जबरदस्त लेवल पर बदनाम किया जाने लगा। अब इंडिया फंस चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, सही में इंडिया को समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में एक जो पुरानी वाला मैंने आपको पार्ट बताया कि पंजाब 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 के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद यूरोपियन कंट्रीज। अब मामला क्या था, अब यूरोपियन कंट्रीज, ये सारा मामला सोच कर देखिए 1998-99 तक चला, लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि इंडिया को इससे ज्यादा अगर दबाव डाला और इंडिया डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया के अंदर वो वाला इन्फ्लुएंस या वो वाला आइडियोलॉजिकल बेस प्रोवाइड करना शुरू करा। तभी आप देखेंगे 97-98 तक आते आते पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी एकदम से खत्म सी हो जाती है, गायब हो जाती है। उसके बाद सिचुएशन तब शुरू होती है जब 2001 के अंदर 9/11 अटैक होता है और वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हो जाता है। अब आप सोचकर देखो, जैसे ही वॉर ऑन टेररिज्म शुरू होता है, एकदम से सारी खालिस्तानी गवर्नमेंट्स जो है वो खत्म हो जाती है, सारी खालिस्तानी गवर्नमेंट्स गायब, सारे गवर्नमेंट्स कह रहे हो, सारे खालिस्तानी लीडर्स वगैरह अंडरग्राउंड हो जाते हैं। वो थोड़ा बहुत करे सो करे, बातचीत कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन इस पंजाब के अंदर इन खालिस्तानियों को जिंदा रखना जरूरी था। अब वरना अगर ये खत्म हो जाते और इंडिया के लिए तो ये पूरा खत्म कर देते, तो यहां एक ट्राइंगल बनाया गया, एक तरफ पाकिस्तान था, ट्राइंगल क्या बनाया गया, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ पंजाब, और तीसरी तरफ कश्मीर। पाकिस्तान कहता है मैं पैसे नहीं देता, मैं यहां से सिर्फ ट्रेनिंग दूंगा। मामला क्या है, पाकिस्तान से पंजाब क्या आएगी, ड्रग्स जो आएंगी वो पंजाब से कश्मीर में, पंजाब में ड्रग्स बिकेंगी, पंजाब से कश्मीर क्या पहुंचेगा, मनी, पैसा। यहां पर स्टोन प्लेंटिंग होगी यानी पत्थरबाजी होगी, और यहां से ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान, मतलब कश्मीरी लोग पाकिस्तान जाएंगे, और इस तरीके से एक सर्कल सा कंप्लीट हो जाएगा इंडिया को लो इंटेंसिटी फॉर्म में डिस्टर्ब किए रखने के लिए। अब आप सोचिए, धीरे धीरे सही उन ताकतों को जिंदा रखा गया। वो ताकतें जो खालिस्तान के लिए लड़ रही थी इंडिया में रहकर,
वही वो चुप बैठ गई थी, हार रही थी, उन्हें शांत रखा गया और 1-2 नहीं 15-20 साल शांत रखा गया। पैसे प्रोवाइड करते रहे, लेकिन ये कहा गया कि जब भी जरूरत पड़ेगी खड़ा कर देंगे। नतीजा सबके सामने 2014। मेरा ऐसा मानना है कि 2014 में सरकार को पहले दिन पता था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। मैं इस मामले में इस सरकार का विजन क्लियर मानता हूं कि भारत के अंदर कोई भी ताकतवर सरकार नहीं देख पाएगी दुनिया, वो मानते हैं। और क्योंकि मोदी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ चुकी थी और डायनास्टिकल रूल का एक मामला जो है वो इंडिया में खत्म हो चुका था, और इसी वजह से मोदी जी को पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। पॉसिबली इसीलिए अगर आप 2014 के जो इनके बयान पढ़ेंगे तो आपको साफ समझ में आना शुरू होगा कि इन्होंने ट्रायंगल बताया था, एक बड़ा जबरदस्त ट्रायंगल बताया, और वो ट्रायंगल क्या था? ड्रग्स, ब्लैक मनी और टेररिज्म का। और इस मामले के अंदर पूरी दुनिया को यह समझाने की कोशिश की, और जिसमें वो कामयाब भी हुए कि आप इन 3 चीजों को अलग नहीं ले सकते। ड्रग्स, ब्लैक मनी, टेररिज्म, तीनों के तीनों एक जैसे हैं, एक साथ हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आप वॉर ऑन टेररिज्म ईमानदारी से करना चाहते हैं तो आपको ड्रग्स और ब्लैक मनी पे काम करना पड़ेगा। तो कम से कम स्विट्जरलैंड जैसे या दुनिया के जो भी देश है जो बैंक्स के अंदर है, जो अपनी बैंकिंग सर्विसेज को दुनिया की ब्लैक मनी के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, उसके ऊपर शिकंजा कसना पड़ेगा। दुनिया के देशों ने इस चीज को माना, उन्होंने शिकंजा कसना शुरू किया। नतीजा यह है कि स्विट्जरलैंड ने बहुत सारे बैंक डिटेल्स देना शुरू किया। बहुत सारे दुनिया के दूसरे देश थे, उन्होंने भी ब्लैक मनी के नाम पे मनी को ट्रेल करना शुरू किया। और जब मनी ट्रेल शुरू हुआ, ब्लैक मनी शुरू हुई, या यूं कहें मनी ट्रेल शुरू हुआ, वहीं से सिचुएशंस जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। ड्रग्स, ब्लैक मनी, टेररिज्म। यहां पर मोदी ने खुलकर ड्रग्स और ब्लैक मनी के ऊपर होमवर्क करना शुरू किया। अमेरिका टेररिज्म के ऊपर ढपोसला सही, लेकिन काम तो कर ही रहा था। पता लगा ड्रग्स, सोचकर देखिए इंडिया में ड्रग्स के मामले में जो स्ट्रिक्टनेस थी उसका नतीजा वो पहुंचे कहां? बॉलीवुड के एक्टर्स तक। शाहरुख खान के बेटे का फंसना, या उससे पहले वो लड़का जो सुशांत सिंह राजपूत, वो जो मर गया था सुसाइड, उसे पता नहीं क्या हुआ था, मार ही दिया गया था, उसको होना, उसका मारा जाना, ये सारा ड्रग्स के रैकेट की फॉर्म में था और ब्लैक मनी ट्रेल में था। पाकिस्तान ने इस ड्रग्स और ब्लैक मनी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया था, ड्रग्स यहां मनी जो होगी वो ब्लैक ही तो होगी, इस ड्रग्स को खत्म किया, ड्रग्स रैकेट्स को खत्म किया, ब्लैक मनी को खत्म किया। यहां तो सोच कर देखिए दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं कि पाकिस्तान, अभी बीच में खबरें आई कि पंजाब के एसपी तक ड्रग्स रैकेट में, इवन ड्रग्स को हैंडल करने वाला जो शायद आईपीएस ऑफिसर था वो खुद ड्रग्स के रैकेट में इन्वॉल्व था। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं, कभी कभी 3000 किलो ड्रग पकड़ी जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये कैंपेन है तभी तो, वरना चुपचाप चल रहा था। सीधे तौर पे ड्रग्स और ब्लैक मनी पे अटैक किया गया ताकि जो फंडिंग है टेररिज्म की वो रुकती हुई नजर आए। अब फंडिंग टेररिज्म की रुकी तो उसके बाद उल्टा क्या था? यहां अगर हम देख रहे हैं तो भैया क्या पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से कश्मीर। अब इसको कैसे तोड़ा गया? इसको ऐसे तोड़ा गया, आप देखिएगा 2019 से पहले पंजाब का नाम ही नहीं था, कहीं पे नाम नहीं था पंजाब का, खालिस्तान का नाम भी नहीं था, कहीं कुछ नहीं। सबसे पहले कश्मीर निपटाया गया, सबसे पहले कश्मीर निपटाया गया। यही तो खेल होता है, ट्रेन कीजिए, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। कश्मीर निपटाया गया, कश्मीर के अंदर स्टोन प्लांटिंग वगैरह बंद की गई और ट्रेनिंग व्रेनिंग को जितना हो सकता था कम किया गया। पाकिस्तान, ड्रग्स और ब्लैक मनी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। रही सही कमर 2016 के अंदर जो नोटबंदी की गई उसने तोड़ दी। पाकिस्तानी इकोनॉमी के कोलैप्स करने पे, क्योंकि वो इंडिया के ब्लैक मनी के पैसे से, इंडिया को ड्रग सप्लाई करने के पैसे से चल रही थी और कश्मीर में फंडिंग के नाम पर चल रही थी। क्या कारण है कि 2019 में जैसे ही कश्मीर में धारा 370 हटती है,
एकदम से कश्मीर पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है, एकदम से शोर मचने लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, रोटी 150 रुपए की हो गई है, पता नहीं क्या क्या। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर के नाम पर जो फंड रेजिंग हो रही थी उसकी कलाई खुल गई। पूरी दुनिया जिस कश्मीर के नाम पर लड़ने के लिए इंडिया से लड़ने के लिए पाकिस्तान को फंडिंग कर रही थी, पीछे से वो फंडिंग बंद हो गई। जैसे वो फंडिंग बंद होती है, कश्मीर का मामला सुपड़ा साफ होता है। अब नंबर आता है पंजाब का। तभी तुम देखोगे एकदम से पंजाब से एक मूवमेंट चलता है, पंजाब से एक मूवमेंट चलता है सीधा। और वो कौन सा मूवमेंट था? किसान आंदोलन। उसमें पंजाब से जो किसान आए, किसानों के नाम पे आए, वो सारे जो मूवमेंट में किसानों के नाम पे आए वो दिल्ली तक पहुंच गए। पहले मूवमेंट पंजाब में चलाया गया किसान आंदोलन के नाम पे, फिर दिल्ली पहुंच गए। अब जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, भाई साहब यकीन मानिए खालिस्तानियों ने साफ धमकी देना शुरू कर दिया था कि जैसे इंदिरा गांधी को मारा ना, इस मोदी को भी मार देंगे। और सड़क पे खड़े होकर खालिस्तानी कह रहे हैं, खालिस्तानी झंडे नजर आ रहे हैं, भिंडरावाला की फोटो पहने हुए लड़के नजर घूमते ही नजर आते हैं। इस चीज में असलियत में हिंदुस्तान के अंदर वो जो खालिस्तानी अंग्रेजों और पाकिस्तान ने कई साल से पाल रखे थे, अब वो बिलों से बाहर आना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो बिलों से बाहर आते हैं, जैसे जैसे वो बिलों से बाहर निकलना शुरू करते हैं, वैसे वैसे उन सब के ऊपर धरपकड़ शुरू हो जाती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मनी ट्रेल से लेकर दूसरी चीजें वहां नजर नहीं आ रही। हालांकि वो जो मूवमेंट था, सोच कर देखिए 9 महीने तक किसान जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, और ज्यादातर पंजाब के हैं, पंजाब के हैं। और मैं टिकैत के मामले में भी, टिकैत बीजेपी का बंदा लगता है मुझे, टिकैत बीजेपी का बंदा लगता है। टिकैत को प्रोजेक्ट किया गया और प्रोजेक्ट करके उसको यूज किया गया, और वो उसने यूज होने के पैसे ले लिए, काम खत्म। और वो जो खालिस्तानी मूवमेंट था, वो जो किसान आंदोलन था, वो खालिस्तानियों के हाथ से छीनकर टिकैत के हाथ में मिल गया। और टिकैत ने बहुत अच्छे तरीके से उस पूरे खालिस्तानी मूवमेंट को पंजाब में चलाने की जगह यूपी में चलाया, जहां इलेक्शंस थे, वो इलेक्शंस के लिए यूज हो गया। लेकिन 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 खालिस्तान के जो है वो शांत नहीं बैठा। सोच कर देखो, हमारे प्रधानमंत्री का काफिला कहां जा रहा है? पंजाब। और वहां जाके रोक लिया जाता है 20 मिनट तक, खतरे की घंटी। 20 मिनट तक रोक लिया जाता है उसको, खतरे की घंटी। सोच कर देखिए क्या हाल हुआ होगा। समझ रहे हैं? अब यहां कश्मीर को खत्म कर दिया, मतलब कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म कर दी गई, कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू हुई, यानी वो ये वाली ट्रेल खत्म हो गई। अब नंबर आता है बेटे पंजाब। तभी तुम देखोगे 370 हटने के बाद पंजाब एकदम से सुलगना शुरू कर देता है, तिलमिला रहा होता है, क्योंकि खालिस्तानी तिलमिला रही थी। यहां पर एकदम से एंट्री होती है पंजाब के अंदर। वो दीप सिद्धू वाला जो मामला था, दीप सिद्धू हटता है, वारिस पंजाब दी एंड ऑल, और एकदम से अमृतपाल सिंह जैसे की एंट्री होती है। फोटो मैंने शायद लगा रखी है। ये जितने भी थे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ये एकदम से एक्टिव हो जाते हैं 2019 के आसपास। फिर एकदम से प्रोजेक्ट होता है दीप सिद्धू। मेरा ऐसा मानना है कि दीप सिद्धू जो है वो सॉरी ये प्रोजेक्ट किया जाता है अमृतपाल सिंह, एक फंकी सा लड़का, और इसे रिलीजियस गुरु बना के तुमने खड़ा कर दिया। असलियत में अब किसने खड़ा किया? आईएसआई ने खड़ा किया, पॉसिबली। मैं तो कहता हूं रॉ ने खड़ा किया तो भी पॉसिबली, दोनों ने पॉसिबली खड़ा किया। क्योंकि अगर ट्रेनिंग अमृतपाल सिंह की आर्मेनिया में हुई, तो याद कीजिए हमारे विदेश मंत्री आर्मेनिया के अंदर गए थे और आर्मेनिया की एक देवी की मूर्ति देके आए थे, उन्होंने बड़ा स्वागत किया। अब ये उसके बाद सोचिए, हमारे जो विदेश मंत्री है वो आर्मेनिया जा रहे हैं, और आर्मेनिया या तो उन्हें खबर थी कि कहीं ना कहीं ऐसा गालमेल हो रहा है, या फिर आर्मेनिया में कुछ खेल रचा गया, मुझे नहीं पता क्या था, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ तो गड़बड़ थी, बाहर सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन आती है जितने हम लोगों को अच्छी लगती है, समझ में आ जाए। लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे विदेश मंत्री उसी टाइम पर होके आते हैं, और उनकी एक माता की मूर्ति है, वो उनको दे के आते हैं, आर्मेनिया माता जो भी था, माता का नाम, लेकिन दे के आते हैं। जियो पॉलिटिक्स को समझिए। और उसके बाद अमृतपाल सिंह एकदम से हमारे यहाँ प्रकट हो जाता है, और जैसे ही अमृतपाल सिंह प्रकट होता है, सारे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के एकदम से सारे के सारे खालिस्तान वगैरह के नारे लगा के एकदम से प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। सबकी फोटोएं खींच रही हैं, आजा बेटा तू भी। सारा पैसा जो खालिस्तान के नाम पर अभी धीरे धीरे अंडरग्राउंड में ट्रेल था, अब वो तेजी से घूमने लग जाता है। अब वो समझ में आता है कि कौन सा पैसा कहां जा रहा है, कहां मनी ट्रेल शुरू हो जाता है। नतीजा क्या? एकदम से
अमृतपाल सिंह गायब और 1300 भारतीय, भारत में जितने भी खालिस्तानी थे 1300 लीडर गायब जेलों के अंदर, अलग अलग जेलों के अंदर बंद। कितने? 1300, कम नहीं होते यार। यानी इंडिया के अंदर खालिस्तान की कमर तोड़ के रख दी, कोई मिला ही नहीं। आम आदमी तो घुस गया घर में, उसको कहे कि जोशीले भाषण। अगला नंबर, इंडिया से गायब। अब इन लोगों के नंबर आते हैं। नंबर क्या आते हैं? पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना शुरू। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्लैप्स है। अब बैठे हुए वे लोग मोर्चा संभालते हैं। पाकिस्तान की हालत खराब है। इंडिया के अंदर मामला खत्म। सोच कर देखिए, टेल के अंदर इंडिया यानी पंजाब, यहां से खालिस्तानी खत्म। फिर अगला नंबर पाकिस्तान, वहां से खालिस्तानियों को खत्म किया गया। अब पाकिस्तान की तो कमर तोड़ के रख दी। उसके बाद अब यूरोप में बैठे जो खालिस्तानी हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। कभी कोई गोली मार रहा है, 2-3 तो गोलियों से मर गए, कोई एक्सीडेंट में मरने की खबरें आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। अब यहां पर लास्ट फेज क्या है? यानी लीडर्स जो है उनको खत्म किया गया। देखो, जहां से पैसा आ रहा था, जो उस आइडियोलॉजी को बनाए रखे थे, जिन लोगों को भड़काए रखते थे, वो इसका असर ये दिखाई दिया कि लंदन जैसे शहर के अंदर 1000 बंदा भी इकट्ठा नहीं होता खालिस्तान के नाम पर। और शायद वो न्यूयॉर्क का था, कौन सा मामला था, जहां पर खालिस्तानी झंडे एक तरफ लेके बैठे हैं और दूसरी तरफ इंडियंस झंडे लेके बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं कि बेटा तू झूठ बोल रहा है। और उसके बाद एक बंदा तो थैंक्स टू दैट पर्सन जो कह रहे हैं कि खालिस्तानीज आर नॉट सिक्स, वो खड़े हुए हैं। ये चीज क्या है? ये आज से पहले क्यों नहीं हुई? आज ही क्यों हुई? क्योंकि अब ये लास्ट फेज है। आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से कट किया जा रहा है। अब तक उस खालिस्तान की आइडियोलॉजी को वहां रहने वाला एनआरआई का हो या इंडियन डायस्पोरा का, इंडियन ओरिजिन का कोई भी पर्सन को, वो काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बैक सपोर्ट नहीं था। यहां बैक सपोर्ट है। लास्ट में आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से कट किया जा रहा है। इंडिया में आइडियोलॉजी कम, मोटिव मतलब भड़काऊ ज्यादा थे, तो इनको तो 1300 के 1300 बंदे जो भड़के हुए थे उनको उठा के बाहर। पाकिस्तान फंड्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, वहां खत्म। यूरोप में आइडियोलॉजी को खत्म किया जा रहा है, काउंटर आइडियोलॉजी तैयार की जा रही है, आर्ग्यू किया जा रहा है, उनकी बोलती बंद की जा रही है, और जो फालतू बोल रहा है खत्म। पन्नों जैसा भागता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए देयरफॉर इट इज द लास्ट फेज ऑफ खालिस्तान वॉर। ये खालिस्तानी युद्ध का अंतिम चरण है जो लड़ा जा रहा है। और अगले कुछ दिन के अंदर हमारे को रिजल्ट्स, रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि पता लगा खालिस्तान आखिरी समय है, दम तोड़ गया। और उसके बाद खालिस्तान, मैं अपने पोते पोतियों को समझा रहा हूंगा कि भाई खालिस्तान हुआ करता था। और आप सब भी बता रहे होंगे कि हाँ खालिस्तान हुआ करता था। जैसे मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा जनरल सिंह भिंडरवाला हुआ करता था। अंत फेज, लास्ट फेज। और ये खत्म हुआ तभी आप देखो ना, जब यहां पर मामला खत्म हुआ, मणिपुर जलने लग चुका है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।